औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद कलीम सियाल अपने प्रोग्राम सवाल तो बनता है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, वैसे तो देखा जाए डेरा गाजी खान मसाइलों का एक गढ़ बना हुआ है। ये मसाइल पता नहीं कहाँ तक रहते हैं और कैसे चलते हैं। इन मसाइलों में एक सबसे बड़ा मसाइल हमारे सामने इस टाइम डीजी खान का टीचिंग हॉस्पिटल है। इस हवाले से मैंने आज ये प्रोग्राम किया है और इसके लिए मैंने आपके सामने जो हक़ाइक़ और सच्चाई बयान करने के लिए मैंने डॉक्टर नुमान साहब को भी दावत दी है कि वो भी हमारे साथ यहाँ हमें ज्वाइन करें। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर इतने मसाइल हैं कि आज एक गरीब आदमी जो कि हॉस्पिटल के अंदर जाता है और उसके साथ जो मसाइल होते हैं वो आप लोगों के सामने रोज़ाना कोई ना कोई वाक़या हॉस्पिटल के अंदर हो जाता है। कभी गार्ड से ले लें, कभी खाक रोग की बदतमीज़ी, कभी वार्ड बॉय की बदतमीज़ी। इसी हवाले से और तो और हमारे डीजी खान के अंदर इस टाइम कोई अद्वियात मौजूद नहीं है और डेरा गाजी खान के अंदर हमारे जो नुमाइंदगान हैं, जो हमारे इस टाइम हुक्मरान हैं, उनके अगर आप लोग सोशल मीडिया पर देखें तो फ़लाँ वज़ीर आला की हिदायत से मशीनरी आ गई, फ़लाँ चीज़ें हो गई, फ़लाँ चीज़ें। मगर जब हमने हॉस्पिटल की तरफ देखा तो वहाँ पर मशीनरी आई हुई है, ये नहीं कि नहीं आई हुई, आई हुई है, वहाँ पर रखी हुई है, सिर्फ रखने की हद तक। इसको क्यों नहीं इससे काम लिया जा रहा, इसको क्यों नहीं चलाया जा रहा? आखिर ये क्या मसाइल हैं कि जिसकी वजह से आज ये टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर जो हालात बने हुए हैं? इस हवाले से हम रब्ता कर रहे हैं डॉक्टर नुमान साहब से। डॉक्टर नुमान हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर नुमान साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, जैसा कि टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में जो मरीजों के साथ सलूक हो रहा है या इनके जो मसाइल आजकल सामने आ रहे हैं, इस हवाले से आप क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें लाइव लिया और टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान और इस इलाके के मरीज़ों के लिए आप उनकी आवाज़ बने हैं। मैं आपको एक बात वाज़े कर दूं कि हम लोग जो डॉक्टर्स हैं या हमारा सेहत का जो अमला है वो मरीज़ों का या उनके लवाहिकीन का, हम लोग उनके दुश्मन नहीं हैं, हम लोग उनके मसीहा हैं। हमने हर दौर में उनका इलाज किया है, उनके दुख दर्द के हम लोग साथी बने हैं और भले हमारे पास सहूलियात थीं या नहीं थीं, हमारे पास मशीनें थीं या नहीं थीं, हमारे पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स थे या नहीं थे, हम लोगों ने हर दौर में, हर मुश्किल में अपने मरीज़ों का इलाज किया है और उनके लवाहिकीन का दुख दर्द सुना है और उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि उनको हम लोग मुतमईन करें। नुमान साहब, इन मसीहों को कौन सी सहूलत मुयस्सर नहीं जिसकी वजह से आप अपने फ़र्ज़ की अदायगी नहीं कर पा रहे? मैं वाज़े कर दूं कि टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान समेत पंजाब के तमाम अस्पतालों में इस वक्त 60 से 70% सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हैं। अमला की सीटें खाली पड़ी हैं, अमला की भर्ती नहीं की जा रही। जब आप ये देखें कि अमले की भर्ती नहीं होगी, डॉक्टर्स को तैनात नहीं किया जा सकेगा, तो मरीज़ों की मैनेजमेंट बेहतर तरीके से नहीं की जा सकेगी। अब गुज़िश्ता 1 साल से, जब से कोरोना आया है, डॉक्टर्स की भर्तियों पे बैन लगा दिया हुआ है। जो अमला की भर्तियाँ उस पर भी बैन है। ग्रेड 20 से लेकर ग्रेड 4 तक 60 to 70% सीट्स खाली पड़ी हैं। जब मरीज़ों की तादाद बढ़ जाती है, अमला की कमी होती है, तो फिर मरीज़ों के और लवाहिकीन के दरमियान और डॉक्टर्स और लवाहिकीन के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। डॉक्टर जो है वो एक मरीज़ को या अमले का जो बंदा है उस मरीज़ को जो टाइम रिक्वायर्ड है वो टाइम नहीं दे पाता, तो उस वजह से मरीज़ों के लिए मुश्किलात पेश आती हैं। इनको हल करने के लिए अमले को भर्ती करना चाहिए। फिर मशीनरी की अगर हम बात करें तो आपके सामने है कि पहले कोरोना की टेस्टिंग के हवाले से मसाइल थे, फिर उनको थोड़ा सा एड्रेस किया गया
फिर इसी तरह बाकी जो टेस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस के और जो एड्स के पीसीआर के सहूलत जो है वो तकरीबन पंजाब के मैक्सिमम हस्पतालों में ये सहूलत मुयसर नहीं है। मरीज़ों को प्राइवेट ये पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ता है। तो पंजाब के जो हस्पताल हैं उनमें पीसीआर की सहूलत होनी चाहिए। अगर ये सहूलत नहीं होगी तो फिर जो मरीज़ है वो तो यही समझता है कि अमला और डॉक्टर जो है वो इसके ज़िम्मेदार हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जो सहूलियात मिलेंगी हम उसी में काम करते हैं। अच्छा नुमान साहब, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि आपके कहने का मकसद कहीं ये तो नहीं कि अद्वियात की कमी, आखिर कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर मुयस्सर हैं और कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर मुयस्सर नहीं हैं? जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो किसी हद तक एलपी पे या उसको अवेल किया गया है। जो आप ये समझ लें कि ब्लड प्रेशर की या शुगर की जो अद्वियात हैं वो पिछले 6 महीनों से ओरल जो मेडिसिन है टैबलेट्स की सूरत में जो ओपीडी में हम मरीज़ों को देते हैं वो शॉर्ट है। इसी तरह बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो शुगर के लिए जो इंसुलिन है वो शॉर्ट है। ये जो सहूलियात अगर नहीं होंगी तो हम मरीज़ों को उस लेवल की सर्विस डिलीवरी नहीं दे सकते। मरीज़ फिर डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल समझता है। तो ये चीज़ें अगर हुकूमती लेवल पे ठीक की जाएं तो ये मामला जो है वो मरीज़ों की मैनेजमेंट के लिए बेहतर हो सकते हैं। नुमान साहब, अगर सहूलियात की बात करें तो आपको तमाम मशीनरी दे दी है जो इस वक्त अस्पताल में बेजार और मददगार पड़ी हुई है। आखिर इनको इंस्टॉल क्यों नहीं किया जा रहा? और अगर कोई इंस्टॉल हो भी जाती है तो चंद दिनों के बाद फिर ख़राब हो जाती है। आखिर ये क्या वजह है? देखिए, इसमें जब टेक्निकल स्टाफ को हायर नहीं किया जाएगा, टेक्निकल स्टाफ जो रिक्वायर्ड है वो नहीं आएगा, तो मशीनों को चलाने के लिए आपके पास अफरादी कुव्वत नहीं होगी तो मशीनें चलते चलते काम अगर छोड़ जाएंगी तो उनको ठीक करने वाला, उनको चलाने वाला कोई नहीं होगा। अफरादी कुव्वत की कमी, फिर उन मशीनों की प्रॉपर देखभाल ना होने की वजह से मशीनें ख़राब भी हो जाती हैं। आपने बात की कि मशीनें आई हुई हैं लेकिन उनकी इंस्टॉलेशन नहीं है, तो इंस्टॉलेशन का जो मसला है वो काफ़ी अरसे से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मीडिया पे बात कर दी जाती है कि जी हमने मशीनें मंगवा ली हैं, मशीनें लगा दी हैं, लेकिन वो सुस्त रवि का शिकार है। जो इंस्टॉलेशन है वो कुछ मशीनों की हो गई है, कुछ की अभी रहती है। तो अगर उनको इमरजेंसी बुनियादों पे जल्द अज जल्द उनको फ़ाल कर दिया जाए तो मरीज़ों के लिए ये बेहतरी होगी। डॉक्टर साहब, ये तो मशीनों का हाल हो गया। अब इसी तरह हम अहम इशू पे आते हैं, ये वेस्ट मटेरियल जो कि बगैर इंसीलेटर के बगैर ही जलाया जा रहा है, जो कि हमारे लिए कितना ख़तरनाक है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि हम जब भी आवाज़ उठाते हैं वो मरीज़ के हकूक़, आवाम की फलाह व बहबूद और कम्युनिटी की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाते हैं। हमारा मकसद किसी भी हुकूमत को, किसी भी हुकूमती नुमाइंदे को या किसी सोशल वर्कर की तज़हीक नहीं होता। हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि हम अपने लेवल पे चीज़ें आप लोगों को बताएं, आप लोगों के तवस्सुत से चीज़ें आवाम को और नुमाइंदों के को आगाह करें कि ये मसाइल जो है इस तरह बेहतर हो सकते हैं। इंसिनरेटर जो मतलब इंसिनरेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए इंसिनरेटर की ज़रूरत होती है। जो वेस्ट मटेरियल को डिस्कार्ड करने के लिए इंसिनरेटर लगाया जाता है वो अभी तक नहीं लगा। उसका प्रोसेस जो है वो कई माह से जो है वो मतलब सुस्त रवि का शिकार है। उसके लिए जब कोरोना आया था तो कोरोना में मटेरियल को, कोरोना के जो वेस्ट मटेरियल था, मरीज़ों का वेस्ट मटेरियल था, उसको जलाया जाता था। उस पर हमने आवाज़ उठाई लेकिन उसको उन्होंने बंद किया। इंसिनरेटर जो है वो अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ। इंसिनरेटर का जो उसको इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस था वो शुरू तो हो गया है लेकिन वो सुस्त रवि का शिकार है। वो जल्द अज जल्द अगर हो जाए तो वेस्ट मटेरियल से जो मतलब माहौलियाती आलूदगी है उससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अच्छा, मैंने खुद इसको कवरेज की आप यकीन करें कि इतना धुआं था कि जहां पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर ये वेस्ट मटेरियल को जलाया जाता है इसके बिल्कुल साथ ही डॉक्टर कॉलोनी भी मौजूद है और दूसरी तरफ आबादिया भी मौजूद है, सेंट्रल जेल भी मौजूद है। अब ये असरात कितने खतरनाक है, तो इस हवाले से क्या डॉक्टरों ने कोई इस बारे में कोई बात नहीं की, किसी को अपना जो है ना इसके बारे में आगाही नहीं दी
कि वो किन मुश्किलात का शिकार है? इंसिनरेटर जो है वो हमने इशू उठाया था, इंसिनरेटर को लगाया जा रहा है और उसमें ये है कि वो सुस्त रवि का शिकार है। मैंने पहले भी आपको मतलब आगाह किया है कि उसके अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, इंसिनरेटर लगाया जाए। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि धुआं जो है वो फ़िज़ा को आलूद कर रहा है, उसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से सांस की बीमारियां ये जन्म ले सकती हैं। तो पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन फैल रही है, उसके तदारुक के लिए इंसिनरेटर का जल्द अज जल्द फ़ाल होना इंतहाई लाजमी है। और हम ये मज़ीद आपके तवस्सुत से वज़ीर आला पंजाब, मुशीर सेहत पंजाब ज़रताज गुल साहिबा और दीगर जो अवामी नुमाइंदगान हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस अमल को जल्द अज जल्द तकमील तक पहुँचाया जाए। अच्छा डॉक्टर नुमान साहब, वज़ीर आला साहब का विज़िट हुआ तो थर्मामीटर की बात वाकई ये सच है या फिर वैसे कोई बनाई गई है? क्या वाकई हमारे डीजी खान के अंदर थर्मामीटर मौजूद नहीं है? जी, वज़ीर आला साहब का जो विज़िट था वो हमारे हिसाब के मुताबिक तो वो इंतहाई कामयाब दौरा गुजरा था। उसमें तमाम डॉक्टर्स जांफशानी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, अमला मौजूद था और जो अदवियात जिस हद तक चीज़ें अवेलेबल थी वो वहाँ पे मौजूद थी। थर्मामीटर उस वक्त स्टाफ के पास मौजूद था। हाँ, अगर हम बात करें कि अलहदा एक एक मरीज़ को थर्मामीटर देने के लिए, तो वो इस मकदार में थर्मामीटर मौजूद नहीं है कि हर मरीज़ को अलहदा से दिया जाए। उसको बुनियाद बना के एक ड्यूटी पे मौजूद डॉक्टर को मुअत्तल करना, ये सरासर ज़्यादती है। उस ज़्यादती के लिए फिर हम ने एहतजाज भी किया। हम आज भी उसके ख़िलाफ़ मतलब उस जो वज़ीर आला साहब का जो ऑर्डर्स थे उनके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई और हम आज भी उनके ख़िलाफ़ ये बात करेंगे कि वो एक ज़्यादती थी और कभी भी ज़्यादती होगी तो यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब, यंग डॉक्टर एसोसिएशन डेरा गाजी खान किसी भी किस्म की ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। अच्छा डॉक्टर नुमान साहब, विज़िट तो वज़ीर आला ने किया, डॉक्टर को भी इन्होंने डिसमिस किया। इसमें अवाम का क्या यही कसूर था कि उस मरीज़ ने थर्मामीटर की शिकायत की, जो आप लोग हड़ताल पर चले गए? आपकी हड़ताल के बाद जो मरीज़ों के हालात होते हैं, ओपीडी बंद हो जाती है और मरीज़ कितना तंग होता है और उनको किन मसाइल का शिकार होते हैं, तो ये आपने कभी सोचा? हम हड़ताल जो भी करते हैं वो अलामती हड़ताल होती है। वो जो डॉक्टर हमारे ओपीडी में बैठते हैं वही डॉक्टर हम इमरजेंसी में बिठा देते हैं। एक तरह की जगह की तब्दीली होती है, अलामती हड़ताल होती है। मरीज़ों को हम ट्रीट कर रहे होते हैं, ओपीडी के लिए जो मरीज़ आते हैं वो फिर इमरजेंसी में उनको हम ट्रीट करते हैं, उनका इलाज जारी रहता है। हाँ, अलामती तौर पे हम ये ज़रूर बताते हैं कि ये जो एक्ट था, ये जो अमल था, ये गलत हुआ है, इसके ख़िलाफ़ हम सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत हमारा इस रद्द अमल को देखते हुए वो जो उन्होंने ऑर्डर या कोई भी किसी किस्म की पॉलिसी होती है वो वापस ले ले, तो हम अपना एहतजाज, जो अलामती एहतजाज होता है, वो ख़त्म कर देते हैं। हम मरीज़ों के हकूक़ की भी आवाज़ बुलंद करते हैं, हम कम्युनिटी के डॉक्टर्स के, सेहत के अमला के हकूक़ की भी आवाज़ बुलंद करते हैं। हमारा मकसद किसी की नुकसान नहीं होता, हमारा मकसद फलाह होता है और इसीलिए हम एक अलामती हड़ताल करते हैं। डॉक्टर साहब, वज़ीर आला साहब या मुशीर सेहत हनीफ पताफ़ी और वज़ीर मौसमियात बीबी ज़रताज गुल साहिबा को क्या आपने इन मसाइल के मुतल्लिक आगाही दी है? क्या उनके नोटिस में भी है कि आपको क्या मसाइल हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आज मैडम ज़रताज गुल साहिबा, उनसे भी हमारी आज हॉस्टल में मुलाकात हुई है, उनको भी हमने आगाह किया है। यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, अमला की शदीद कमी है और हॉस्टल जो है उनकी रिपेयरिंग अभी तक नहीं हुई। लेडी डॉक्टर हॉस्टल जो है उसके लिए PC1 तो बन गया था, लेकिन उसके लिए प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं किया गया। इसके अलावा हॉस्पिटल में, टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में लाइब्रेरी नहीं है। इसके अलावा डेंटल डिपार्टमेंट को अपग्रेड नहीं किया गया। मेडिकल कॉलेज में डेंटल सेक्शन का अजरा होना चाहिए, 50 सीटें डेंटल स्टूडेंट्स की भी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स के लिए रेजिडेंशियल कॉलोनी है उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन का मसला वो अभी तक पेंडिंग है।
तो ये सारी बातें हमने वज़ीर आला साहब से भी की थी और मैडम जरताज गुल साहबा को भी आगाह किया है। मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी साहब से भी हमने बहुत दफ़ा इस सिलसिले में मुलाकात की है। डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाह 1 माह की मिल गई है और बाकी उनकी मेरे ख्याल में 2 माह की तनख्वाह पेंडिंग है। तो डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाह मिलनी चाहिए। उनको रेगुलर बुनियादों पे उनकी तैनाती के लिए जो अमल है वो भी सुस्त रवि का शिकार है, उसको जल्द अज जल्द तेज़ करना चाहिए। ये सारी गुजारिशात जो थी वो हमने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब को भी की थी। मैडम जरताज गुल साहिबा से भी हमारी मुलाकात हुई है, उसमें भी हमने उनको आगाह किया है। मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी साहब से भी मुलाकात हुई थी, उनको भी आगाह किया था। और हम आज भी आपके तवस्सुत से ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ आप आला ईवानों तक पहुँचाएँ कि ये जो मसाइल हैं इनको जल्द अज जल्द एमरजेंसी बुनियादों पे हल किया जाए ताकि सर्विस डिलीवरी भी बेहतर हो सके और मरीज़ों को भी सुख का सांस मिले। मेहरबानी नुमान साहब आपकी कि आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब नाजरीन, आपने ये देखा कि इस वक्त हमारे टीचिंग हस्पताल में क्या फुकदान है और इस टाइम ये हॉस्पिटल कितने मसाइल में गिरा हुआ है। नाजरीन, अगर इस हवाले से मैं इनके हालात पे बात करूं तो ये पूरा का पूरा मुझे एक दिन लग जाएगा। तो नाजरीन, वैसे तो यहाँ के हालात आप लोग देख रहे हैं कि जो मरीज़ों के साथ सलूक हो रहा है या जो मरीज़ तंग हो रहे हैं, इसमें कसूर डॉक्टरों का भी इतना नहीं है, इसमें कसूर हमारे कुछ सियासतदानों का भी है। हमने कोशिश की है हनीफ पताफी साहब से रब्ता करने की, रब्ता हुआ भी है, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आने का वादा भी किया, लेकिन कुछ उनकी मसरूफियात की वजह से वो हमारे साथ ऑनलाइन नहीं आ सके। लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर उनसे ये सवालात उठाऊंगा, शहर के हवाले से भी, टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से भी उनसे बात करेंगे और उम्मीद भी करते हैं कि वो हमारे साथ ताउन करेंगे। नाजरीन, अगर कहीं पर भी कोई हक या सच की बात किसी से पूछी जाए तो वो अपनी मजबूरियाँ ज़ाहिर करता है। जुल्म के खिलाफ मजलूम मजबूर, सरकारी मुलाजमीन मजबूर, सियासतदान हुक्मरान मजबूर, और तो और जज इंसाफ न करने पर मजबूर, वज़ीर आज़म मजबूर, और इस वक्त अवाम, हम अवाम जो ये सारे जुल्म सहने के बावजूद खामोश रहने पर मजबूर। मेरी नज़र में ये मजबूरी नहीं है बल्कि ये बेहिसी है। हम सब अपने मतलब पर मजबूर हैं। जब तक आप खुद अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करोगे ये हालात उस वक्त तक सही नहीं होंगे। नाजरीन, थोड़ा सा टाइम था जिसमें मैंने आपके साथ कुछ हालात आपके साथ डिस्कस किए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम अपने अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।